हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जो हमारा 7th लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स एंड वी हैव सीन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जहां पर हमने लॉज ऑफ स्ट्रिंग्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है। उस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आपको याद हो तो कौन सी चीज़ें हमने देखी थी? सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग विच वॉज केम आउट टू बी 1 by 2 times of L under root T by small m. Small m represents linear mass density, capital T represents tension in the string, L is the length of string. देन हमने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो होते हैं वो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इसको भी चेक किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो लॉज ऑफ स्ट्रिंग है, लॉज ऑफ स्ट्रिंग, उन लॉज ऑफ स्ट्रिंग में हमें कुछ चीज़ें पता चली थी, जैसे लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है भैया? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देन वी हैव सीन लॉ ऑफ टेंशन वेयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। देन वी हैव सीन लॉज ऑफ लीनियर मास डेंसिटी वेयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लॉ ऑफ रेडियस भी हमने देखा था, लॉ ऑफ रेडियस। और लॉ ऑफ रेडियस में क्या हुआ था कि जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द radius of material, radius of string, sorry. Then लास्ट में देखा था लॉ ऑफ मटेरियल डेंसिटी, और यहाँ पर हमें पता चला था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मटेरियल डेंसिटी। और ये सारे लॉज इंपॉर्टेंट है अगर हमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, उनके वाइब्रेशंस को कंपेयर करना है तो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे सीईटी के क्वेश्चंस के साथ। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स अंडर सर्टन टेंशन एंड वाइब्रेटेड। पहला ऑप्शन बोला है एंटी नोड एट बोथ एंड्स एंड एटलीस्ट वन नोड इन बिटवीन। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम जानते हैं भैया, स्ट्रिंग में जो रिजिड सपोर्ट होते हैं वहां पर हमेशा क्या फॉर्म होंगे? नोड्स फॉर्म होंगे, और अंदर की दिशा में मतलब स्ट्रिंग के पास क्या होंगे? फिर एंटी नोड्स होंगे। सो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? नोड्स एट बोथ एंड्स एंड एटलीस्ट वन एंटी नोड इन बिटवीन। यस, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में भी हमने देखा था कि मिनिमम एक अगर मैं एंटी नोड लेता हूं बीच में, तो यहाँ जो लेंथ निकल कर आई थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू लैम्बडा बाय 2। ये जो पर्टिकुलर चीज है, आई होप कि आपको याद आ रही होगी। तो इसका मतलब है नोड्स तो बनते ही है बोथ एंड पर, और एटलीस्ट कम से कम एक एंटी नोड तो होता ही है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है ना हमारा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू स्ट्रिंग। थर्ड ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, क्या बोला है? नोड्स एट बोथ एंड एंड नो एंटी नोड। तो ऐसे नहीं है, मिनिमम एक तो एंटी नोड रहेगा ही नहीं रहेगा। एंड ऑप्शन डी सेज एंटी नोड एट बोथ एंड्स एंड नो नोड इन बिटवीन। तो ऐसे भी नहीं है, एंटी नोड तो बोथ एंड पे होते ही नहीं है, नोड होते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज बाय। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या है? एन एस इज 1/2 टाइम्स ऑफ एल अंडर रूट ऑफ टी अपॉन लीनियर मास डेंसिटी एम। ठीक, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है उन्होंने? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब भैया लेंथ अगर बढ़ाओगे स्ट्रिंग की तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कीपिंग टेंशन कांस्टेंट। नहीं, टेंशन कांस्टेंट रखना है, लीनियर मास डेंसिटी सब सेम है, लेकिन लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और हमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी क्या बोला है? डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट। अब देखो, लॉज ऑफ स्ट्रिंग में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। तो डेंसिटी अगर कम होती जाएगी, स्क्वायर रूट में है डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम होती जाएगी तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी ही होगी। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में आगे ऑप्शंस क्या बोले हैं? इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग। नहीं, थिकनेस इंक्रीज करोगे तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी क्या बोल रहा है? डिक्रीजिंग द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, डिक्रीजिंग द टेंशन। अब भैया टेंशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज ही होगी, हमें तो इंक्रीज करना है। तो ऑप्शन डी भी गलत ऑप्शन है, तो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है भैया क्वेश्चन? A string is vibrating in its fifth overtone between two rigid support which are 2.5 मीटर apart। अब देखो, पहले तो याद रखो क्या बोला है? फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन मतलब स्ट्रिंग के केस में समझ लो, फिफ्थ ओवरटोन। अगर मान लीजिए आपको हार्मोनिक्स पता करना है तो आप सिंपली ओवरटोन
प्लस 1 कर दीजिए। तो फिफ्थ ओवरटोन मतलब कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है, तो इट इज एक्चुअली सिक्स नंबर का हार्मोनिक्स हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर फिफ्थ नंबर का ओवरटोन है तो हमने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग के केस में जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं उतने नंबर ऑफ एंटीनोड या उतने नंबर ऑफ लूप भी बनते हैं। तो यहाँ इस केस में, यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के केस में कितने लूप देखने को मिलेंगे हमें, वी विल बी सीइंग 6 लूप्स हियर। ऐसे हमें 6 लूप देखने को मिलेंगे। चलिए, यहाँ पे जो रिजिड सपोर्ट है उनके बीच का डिस्टेंस देकर रखा है 2.4 मीटर। कितना देकर रखा है, 2.4 मीटर। पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। अब डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड कितना होता है, वो होता है लैम्बडा बाय 4। तो हमें लैम्बडा बाय 4 फाइंड करने के लिए बोला है। अब लैम्बडा बाय 4 फाइंड करना है तो सबसे पहले लैम्बडा फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो जो टोटल लेंथ है यल, यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा हियर। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। कैन आई से लैम्बडा इज नथिंग बट एल बाय 3। जो भी लेंथ दी होगी डिवाइड बाय 3 इज माई लैम्बडा। एंड इफ आई नीड टू फाइंड लैम्बडा बाय 4, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर अगर लैम्बडा बाय 4 करता हूँ तो दिस विल बिकम एल बाय 3 इंटू 4। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। एल की वैल्यू कितनी देकर रखी है, लेंथ इज 2.4 मीटर। तो दिस इज 2.4 मीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। सो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस इज 8 3 24। सो 0.8 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 दैट वुड बी 0.2, 4 2 जा 8 तो 0.2। सो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है विथ रिगार्ड टू डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है भैया, अ वायर ऑफ लेंथ एल अंडर टेंशन टी इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। When it is plucked at the midpoint, the frequency of vibration is nu बोला है। जनरली हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को n लिखते हैं, इन्होंने न्यू बोला है। क्या बोला है, देखो सबसे पहले एक मैं यहाँ पर ऐसी स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट इंस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। इसे मिडल में प्लग किया है। प्लग करना मतलब पुल कर लेना एक तरीके से। और जहाँ पे भी आप पुल करते हो ना, उस पॉइंट पे हमेशा एंटीनोड बनता है, याद रखना। तो हमने उसको मिडल में पुल किया है, बोला है ना इसे प्लग एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जो डिस्टेंस है आपका d, दिस विल बी इक्वल टू l बाय 2 वेयर l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर आपने प्लग किया तो जो आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है वो उन्होंने बोला है न्यू। सो फ्रीक्वेंसी इज न्यू, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। देन आगे क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज न्यू। आगे ऑन प्लकिंग द वायर एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस l बाय 4। अब सेकंड इंस्टेंस ले लो, यहाँ पर प्लकिंग हमें कहाँ करनी है, एट डिस्टेंस l बाय 4। सो d इज इक्वल टू l बाय 4। फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज न्यू 2। तो यहाँ पे जो न्यू फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो रही है दिस इज न्यू 2, द रेशियो ऑफ न्यू 1 अपॉन न्यू 2। अब देखो न्यू 1 हो न्यू 2 हो जो भी हो, दीज आर बेसिकली द फ्रीक्वेंसीज। और ये आपको देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या कौन सा रिस्पेक्टिव हार्मोनिक पे हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट हो रही है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं मिडल में डिस्प्लेस करता हूँ किसे, हमारी स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर सिंगल जो है वो लूप फॉर्म होगा। कौन सा लूप फॉर्म होगा, सिंगल लूप। और सिंगल लूप बताता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो जो हमारा न्यू है, दिस न्यू रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर आपको पता करने हैं नंबर ऑफ लूप्स, तो हम जानते हैं भैया लूप्स कैसे पता चलते हैं। सो लेंथ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ डी कर दीजिए। सो हियर एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल बाय 2, 2 कैंसल, एल कैंसल, तो नंबर ऑफ लूप बना है 1, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा सेकंड केस में देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से हार्मोनिक की है, क्या वो फंडामेंटल है या और कुछ। तो यहाँ पर हम करेंगे L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ D। कितना है अब, L बाय 4। सो दिस इज L बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, L कैंसल, तो नंबर ऑफ लूप्स आर 2। तो यहाँ पे जो है वो बेटा 2 लूप बन रहे हैं। ठीक है, कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप। 2 लूप है मतलब ये सेकंड हार्मोनिक होना चाहिए। और इनिशियल वाज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था तो दैट वाज माय फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, अब हमें पूछा है रेशियो, तो हम जानते हैं ना न्यू 2 वुड बी 2 टाइम्स ऑफ न्यू, न्यू 2 वुड बी 2 टाइम्स ऑफ न्यू और 2 टाइम्स ऑफ न्यू 1, ऐसे लिख सकते हैं। सो पूछा है रेशियो ऑफ न्यू 1 अपॉन न्यू 2, तो वो तो हो जाएगा भैया 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज माई ऑप्शन सी। इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हेन अ सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स इन थर्ड ओवरटोन देयर आर, देखो सोनोमीटर वायर हो या कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, फिलहाल हमें इतना समझना है कि इट इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग विच इज टाइड इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। बोल क्या रहे हैं, थर्ड ओवरटोन में है। अब थर्ड ओवरटोन मतलब पी की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा, 3+1 दैट इज माई फोर्थ हार्मोनिक्स। फोर्थ हार्मोनिक में कितने लूप बनेंगे इस स्ट्रिंग पर, 4 लूप्स बनेंगे। सो देर दैट मीन्स 4 एंटी नोड होंगे और 5 नोड्स हो जाएंगे। पूछा है उन्होंने देयर आर 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड, नहीं भैया 4 एंटी नोड चाहिए। तो 4 एंटी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, यस ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर बोला है 4 एंटी नोड एंड देयर फोर 1 एक्स्ट्रा नोड दैट इज 5 नोड्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स of length L1, L2, L3. The fundamental frequencies of these three segments are F1, F2 and F3 respectively. The original fundamental frequency F of the string is, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहां पर मैं ऐसी एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। इनिशियली इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है मतलब सिंगल लूप वाली फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग इज व्हाट, एफ। ठीक, बाद में क्या किया है, इसको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उन्होंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जहां पर इनिशियल पहली लेंथ को हम लिख रहे हैं L1, दूसरी लेंथ है L2 एंड थर्ड सेगमेंट की लेंथ है L3। इनिशियल जो टोटल लेंथ थी वो मान लीजिए कैपिटल L है, जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, F थी। ठीक, अब इन रिस्पेक्टिव लेंथ के लिए उन्होंने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिया है उन्हें कहा है रिस्पेक्टिवली F1, F2 एंड F3। और आगे आपसे पूछा है द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस एफ की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ दिस इंडिविजुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत इजी है। देखो सबसे पहले एक बात समझो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ में रिलेशनशिप क्या है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बात तो क्लियर है। सो आई कैन राइट एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो फर्स्ट केस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। देखो अगर एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 है, सो द सेम एल कैन बी रिप्लेस्ड एज 1/F। देयरफॉर L1 क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस L2 क्या हो जाएगा 1/F2 प्लस 1/F3। हो गया भैया, दैट वुड बी द रिलेशनशिप इन बिटवीन इनिशियल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द होल स्ट्रिंग एंड इंडिविजुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फॉर रिस्पेक्टिव सेगमेंट लेंथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो और आइडियाज जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, at the poles of earth a stretched wire of a given length vibrates in unison with a tuning fork। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क जब हम उस वायर के पास लेकर जाते हैं तो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या वायर है वो वाइब्रेट होने लगती है। ऐसे क्यों होता है, वाइब्रेट क्यों होती है, सबसे पहली बात तो आप देखो बेसिक सा मैकेनिज्म समझ लो। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है मेरे पास, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में स्टेबल है स्ट्रिंग। मैं एक ट्यूनिंग फोर्क लेता हूं और उसको वाइब्रेट करवाता हूं, तो ट्यूनिंग फोर्क में ये जो लिम्स होते हैं, ये जो प्रॉन्ग्स होते हैं, ये बेसिकली वाइब्रेट करते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसके कारण आउटसाइड जो एयर होती है वो भी वाइब्रेट होती है और वहां पे कंप्रेशन रेयर फैक्शन फॉर्म होते हैं। यही कंप्रेशन रेयर फैक्शन किसे जाकर हिट करेंगे, स्ट्रिंग को हिट करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इज अमॉन्ग द हार्मोनिक्स ऑफ दिस गिवन स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग वुड वाइब्रेट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और ये वाइब्रेशन होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है क्रेस्ट और कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन का ट्रैवल होना इन थ्रू द एयर। अब क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, एट द पोल्स ऑफ अर्थ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ गिवन लेंथ वाइब्रेट्स इन यूनिजन विद अ ट्यूनिंग फोर्क। तो एक मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी है किसकी, हमारी स्ट्रिंग की। ठीक, अब कहां पर हो रहा है ये सब, पोल पर हो रहा है। तो मान लीजिए एट पोल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय स्ट्रिंग।
सेकंड, फिर क्या बोला है, एट द इक्वेटर, अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, इक्वेटर पे, फॉर द सेम सेटिंग टू प्रोड्यूस द रेजोनेंस विथ सेम फोर्क। अब फोर्क चेंज नहीं हो रहा है, ट्यूनिंग फोर्क वही है जिसकी फ्रीक्वेंसी एनपी थी इनिशियली, द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर। अब अगर इतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाना है तो लेंथ के केस में क्या लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेंथ कम करनी पड़ेगी, या लेंथ को हम उतना ही कांस्टेंट रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली बात, जो ट्यूनिंग फोर्क पोल पर था वही ट्यूनिंग फोर्क कहां पर है, इक्वेटर पे है। इतनी बात आगे क्लियर हो गई, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। जब वो ट्यूनिंग फोर्क पोल पर था तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, दैट वुड बी 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन पोल मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। लेट्स कम हियर एट इक्वेटर। तो इक्वेटर के केस में क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप देखोगे, सो दिस वुड बी 1/2 टाइम्स ऑफ एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट इक्वेटर अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। अब लीनियर मास डेंसिटी जो है वो दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की भले ही आप लेंथ चेंज करो लेकिन लीनियर मास डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो लीनियर मास डेंसिटी है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक, 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचता है टेंशन। तो देखो ये जो टेंशन की वैल्यूज है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर कितना लोड लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस स्ट्रिंग को मैंने सीलिंग से बांध कर रखा है, ठीक, सीलिंग से इस तरीके से स्ट्रिंग को बांधा है और नीचे एम मास अटैच किया है। इस एम मास को अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो दिस विल फॉर्म द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक बार जो स्ट्रिंग है वो पोल पर है तो पोल पर उस पर कुछ टेंशन आ रहा होगा, और सम टाइम आफ्टर इट इज एट इक्वेटर। तो आई एम राइटिंग टी पी सफिक्स एंड टी ई सफिक्स। ई रिप्रेजेंट्स इक्वेटर। अब देखो समझने वाली बात क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी हाई एट पोल एंड इट इज लो एट इक्वेटर। तो यहाँ पर अगर मैं एल ई अपॉन एल पी का रेशियो लेता हूं, देखो ध्यान से समझो, एल ई को मैंने लेफ्ट में लेकर आया हूं, एल पी डिनोमिनेटर में है, तो टेंशन का रेशियो कैसे हो जाएगा, टेंशन का रेशियो वुड बी टी ई अपॉन टी पी, टेंशन एट इक्वेटर अपॉन टेंशन एट पोल। अब इक्वेटर पे चूंकि ग्रेविटी कम है तो देखिए कैसे होगा, एल ई अपॉन एल पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम into acceleration due to gravity at equator divided by m into acceleration due to gravity at pole। तो m कैंसिल हो गया। हम जानते हैं भैया ये जो GE है acceleration due to gravity at equator it is lesser than the acceleration due to gravity at pole। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये कम है तो लेंथ ऑन इक्वेटर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो ऑब्वियसली जो ऑप्शन है कि वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर एट इक्वेटर शुड बी डिक्रीज, इट शुड बी डिक्रीज। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इस क्वेश्चन को भी आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो। आई होप कि उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। बेसिकली हमारा जो टेंशन का कंपोनेंट है उस टेंशन को हमने mg लिखा है और g की वैल्यू है वो इक्वेटर पे और पोल पे अलग अलग होती है। इक्वेटर पे g कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है, और यहीं से हमारा ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है विथ रिगार्ड टू लेंथ वो निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज 50 हर्ट्ज फॉर सम लेंथ एंड टेंशन। तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देकर रखी है ns, दिस इज टेकन टू बी 50 हर्ट्ज हियर। जब लेंथ कितनी थी, मान लेते हैं इनिशियल लेंथ है l और जो कुछ भी टेंशन होगा वो होगा t। आगे बोला है इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%, नाउ लेट्स से न्यू लेंथ, अगर इनिशियल लेंथ L1 को मैं L ले रहा हूँ तो न्यू लेंथ जो L2 है इट इज इंक्रीज बाय 25%, तो दैट वुड बी 1.25 टाइम्स ऑफ L। ये L2 है। आगे बोला है बाय कीपिंग द टेंशन सेम देन फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ सेकंड हार्मोनिक। अब सेकंड हार्मोनिक से इनका मतलब है कि लेंथ चेंज होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है उस फ्रीक्वेंसी में और इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए अगर मैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी ns लिखता हूं सो दैट इज गिवन बाय 1/2 टाइम्स ऑफ L अंडर रूट ऑफ T बाय M।
ठीक है। NS की वैल्यू फिक्स है हमारे पास विच इज 50 हर्ट्स। नाउ अगर मैं सेकंड फ्रीक्वेंसी को n डैश लिख रहा हूँ विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ L2, दिस इज L2 अंडर रूट ऑफ T बाई एम। सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी में तो कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। अगर हम इनका रेशियो ले लेंगे तो देखिए 2 ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, T अंडर रूट ऑफ T अपॉन एम, अंडर रूट ऑफ T अपॉन एम कैंसिल हो गया। सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय न्यू फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, यहाँ पे देखिए दिस वुड बी L2 अपॉन एल। ठीक, अब हमें किस में देखना है चेंज, सेकंड वाले में देखना है, तो इसको उल्टा कर लेता हूं मैं। n डैश अपॉन NS वुड बी L अपॉन L2। अब L2 क्या है, दिस इज 1.25 टाइम्स ऑफ L, L कैंसिल हो गया, सो n डैश इज इक्वल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आ गया 1/1.25, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 100 अपॉन 125। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, सो 4/5 इज व्हाट 0.8, सो n डैश इज 0.8 टाइम्स ऑफ NS। इसका मतलब है अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी 1 होती तो ये है 0.8, तो कितने से कम हुआ है, इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज्ड बाय 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द टेंशन इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 69%, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। इनिशियल केस में NS1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेंशन T, ये हो गई फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या किया है, टेंशन की वैल्यू को बढ़ाया है। सो न्यू टेंशन अगर मैं इसको T2 बोलता हूं तो इट इज इंक्रीज्ड बाय 69%, दैट मीन 1.69 टाइम्स ऑफ T हो गया। तो इसके हिसाब से जो नई फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1.69 टाइम्स ऑफ T। अब हमें अगर रेशियो लेना है, सो आई एम राइटिंग NS2 अपॉन NS1, that would be under root of 1.69 times of T divided by T, T कैंसल। अब देखो NS2 इज इक्वल टू NS1, मतलब इनिशियल स्ट्रिंग की इनिशियल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर बचा है 1.69। अब ये 1.69 जो है उसको हम कैसे बाहर ला सकते हैं स्क्वायर रूट के, तो देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 1.69 को 169, आई एम राइटिंग दिस एज 169 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा बाहर, तो बनेगा 10 टू द पावर माइनस 1 या 1/10। सो NS अपॉन 10 और 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 13, सो दैट इज 1.3 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, 1.3 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, और 1.3 टाइम्स मतलब 30% हायर। सो आप लिख सकते हो कि इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस बाय 30% व्हेन इट्स टेंशन इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, टेंशन बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बस अपने को उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए था, तो वो आया था 30% यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू वाइब्रेटिंग मेटल वायर्स ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ L and 2L have radii 2R and R respectively. Two wires are vibrating with frequency N1 and N2 respectively. The two wires are stretched under same tension. टेंशन नहीं चेंज किया है। The ratio of frequencies N1 to N2. अब देखो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी अगर N1 है तो उसको मैं लॉज ऑफ स्ट्रिंग के हिसाब से लिख सकता हूँ, देयर रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड रेडियस क्या होगी। सो पहली जो स्ट्रिंग है वाइब्रेटिंग मेटल वायर्स ऑफ मटेरियल तो सेम है बट लेंथ L1 एंड L2 उनके अलग अलग रेडियस है, जिसकी लेंथ L है उसकी रेडियस है ट्वाइस ऑफ R, और जिसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ L है उसकी रेडियस है R। तो यहाँ पर N1 को आई एम राइटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L इंटू 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी है। फिर N2 क्या आ जाएगा, N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, लेंथ इज हाउ मच 2 टाइम्स ऑफ L एंड रेडियस इज हाउ मच ओनली R। तो क्या ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है वो अगर आप उसके प्रोपोर्शनलिटी को चेक करो तो सेम मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो अगर मैं N1 का N2 के साथ रेशियो लेता हूँ, मान लीजिए N1 डिवाइडेड बाय N2, दैट वुड बी 1/2 टाइम्स ऑफ LR इंटू 2 टाइम्स ऑफ LR डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया कैंसर, आंसर इज 1:1 विच इज माई ऑप्शन डी हियर। चलेगा, लेट्स मूव अहेड।
Two uniform wires of same material are vibrating under the same tension. If the first overtone of first wire is equal to second overtone of second wire and radius of first wire is twice the radius of second wire, the ratio of length of first wire to that of second wire. देखिए लेंथ और रेडियस दोनों एलिमेंट्स पिक्चर में है. हम जानते हैं फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेडियस और लेंथ एंड डायमीटर जो भी है. ठीक है, ये हमें पता है. इन्होंने बोला है कि जो दो अलग अलग वायर्स है उसमें पहले वायर का फर्स्ट ओवरटोन मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक विच इज 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो सेकंड हार्मोनिक्स मतलब कितने लूप बने होंगे, 2 लूप्स. और उन्होंने बोला है कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी सेकंड ओवरटोन ऑफ सेकंड वायर. अब सेकंड वायर का सेकंड ओवरटोन मतलब भैया थर्ड हार्मोनिक्स विच इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वायर. तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ NS1 लिखता हूँ ऊपर, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ NS2. सो यहाँ पर कितने लूप बनेंगे भैया, 3 लूप बनेंगे. ठीक है, थर्ड हार्मोनिक्स होने के कारण. अब कंडीशन देते हैं फर्स्ट OT इन वायर 1 इज इक्वल टू सेकंड OT इन वायर 2. This is nothing but 2 times of NS1 is equal to 3 times of NS2. ठीक. अब देखिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ और रेडियस के. तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन L1 इंटू R1 क्योंकि फर्स्ट वायर है एंड दिस वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन L2 इंटू R2. ठीक. अब आगे हम क्या करेंगे, रेशो ले लेते हैं लेंथ का. तो जैसे ही मैं लेंथ का रेशियो लूंगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ. चलो यहाँ से अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ, मान लीजिए L1 अपॉन L2 लेना है तो L1 अपॉन L2 क्या आ जाएगा, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ R2 अपॉन थ्राइस ऑफ R1. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या देकर रखी है, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर दैट इज R1 इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सेकंड वायर, सो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ R2. तो R1 को अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ R2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ R2. R1 को हमने R2 पुट किया तो देखिए ट्वाइस ऑफ R2 कैंसिल हो गया. L1 अपॉन L2 कम्स आउट टू बी 1/3 विच इज माई ऑप्शन ए. अगर L2 अपॉन L1 पूछा होता तो 3:1 लेना पड़ता. ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट क्या है, A string of mass 0.1 kg per meter has length 0.9 मीटर. देखिए बोला है स्ट्रिंग ऑफ मास 0.1 kg पर मीटर मतलब हमें लीनियर मास डेंसिटी की देकर रखी है. कितनी देकर रखी है, 0.1 kg पर मीटर, राइट. एंड लेंथ इज गिवन एज 0.9 मीटर, सो L इज गिवन एज 0.9 मीटर. इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड स्ट्रेच्ड सच दैट इट हैज टेंशन ऑफ 40 न्यूटन. तो टेंशन की भी वैल्यू देकर रखी है, कितनी देकर रखी है, 40 न्यूटन. आगे बोला है द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 सेगमेंट विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 0.3 सेंटीमीटर. ध्यान से समझो, एम्पलीट्यूड भी देकर रखा है 0.3 और बोला है कि 3 सेगमेंट में वाइब्रेट हो रही है, मतलब जो हार्मोनिक्स होगा वो थर्ड हार्मोनिक्स होगा. बात आ रही है क्या समझ में. तो इस तरीके से थर्ड हार्मोनिक में हमारी जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट हो रही है विच इज टाइड इन बिटवीन रिजिड सपोर्ट. द एम्पलीट्यूड जिसको हम इन्होंने ब्रैकेट में बोला है मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी. अच्छा, तो हमें जो एंटी नोड्स होते हैं ना, ये एंटी नोड्स, तो एंटी नोड के पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है. हम जानते हैं वी मैक्स क्या होता है, इट इज ओमेगा इंटू ए. ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो आई कैन राइट वी मैक्स जिसे हम फाइंड करेंगे, इट इज इक्वल टू ओमेगा इज नथिंग बट 2π/t या 2π इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय ए. अब यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के केस में चूंकि ये थर्ड हार्मोनिक्स चल रहा होगा तो n की बजाय मैं लिख रहा हूँ N3 विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स हियर. तो एक काम कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड हमें देकर रखा है 0.3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर. तो एम्पलीट्यूड देकर रखा है, बस N3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब थर्ड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसे फाइंड करेंगे एंड डायरेक्टली वी विल बी फाइंडिंग वी मैक्स. तो चलिए फाइंड करते हैं. सो 3 इंटू थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी N3 वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ L. L की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 0.9, सो 1 अपॉन
2 into 0.9 into under root of tension is how much 40 upon linear mass density is 0.1. इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करूँ, so this would be 3 divided by 2 into 0.9. देखिए यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 0.1, इसको अगर मैं 1 लिखता हूँ तो हियर इट विल बी 400, और 400 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो दैट विल बी 20. सो सिंपली ऊपर बचा है 3 into 20. नाउ 2 1s are 2, 2 10s are 20, then this is 3, 3 1s are 3, this is 0.3. so I can write this as n3 is equal to, देखिए यहाँ पर है 10 upon 0.3, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 upon 3. सो दिस इज 100 अपॉन 3. इस n3 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, Vmax वाली इक्वेशन में पुट करके है, तो देखो क्या आ जाएगा. सो Vmax इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू एम्पलीट्यूड इज 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. तो देखो 100 और 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो गए. 3 से अगर मैं 0.3 को डिवाइड करूँ तो दैट वुड बी 0.1. तो ये बचेगा 2 पाई इंटू 0.1 इज वॉट 0.2 इंटू पाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ Vmax. कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन में हमें पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 5, पाई बाय 6 दिया है. तो 0.2 को देखो मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 5, बिकॉज 1/5 इज 0.2. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A string is under tension of 180 Newton and mass per unit length is 2 into 10 to the power -3 kg per meter. अब देखो टेंशन T की वैल्यू देकर रखी है 180 न्यूटन एंड लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन एज 2 into 10 to the power -3 kg per meter. It produces two consecutive resonant frequencies with a tuning fork which are 375 and 450 हर्ट्ज. तो मान लीजिए कोई भी एक रैंडम हार्मोनिक है हमारे पास विच इज से, मैं एक ले लेता हूं x नंबर का हार्मोनिक, इसकी फ्रीक्वेंसी देकर रखी है 375 हर्ट्ज, और उसके बाद का जो कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स है से x+1 टाइम का हार्मोनिक्स, इट इज व्हाट, इट इज 450 हर्ट्ज. ठीक. द मास ऑफ स्ट्रिंग इज, अब मास पूछा है. देखिए लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ. तो अगर मैं मास कैलकुलेट करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा. बट क्या मेरे पास लेंथ की वैल्यू है अवेलेबल? नहीं है. उस लेंथ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा. अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के पास जाने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी चाहिए हमारे पास. अब वो कैसे आएगी, तो अगर आप यहाँ पे देखो दो कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स यहाँ पे कितने हैं, 375 एंड 450, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है देख लेते हैं. तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा दैट वुड बी 75, राइट. 450 minus 375 is how much, that is again 75 हर्ट्ज. तो यहाँ पे ये जो 75 हर्ट्ज है ना, दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 20, तो जो सेकंड हार्मोनिक्स होता है वो कितना आता है 40, थर्ड हार्मोनिक्स कितना आता है 60. तो हर एक के बीच में कितना डिफरेंस आया है, इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसलिए जो कंसेक्यूटिव हमारे पास हार्मोनिक्स है या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, उनके बीच का डिफरेंस क्या बता रहा होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता रहा होगा. तो इस तरीके से हमने पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर लिया. अब हमें पता है भैया कि NS इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ अंडर रूट ऑफ T बाय M. तो चलो L वुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू NS आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ T बाय M. चलो फटाफट सॉल्व करते हैं. सो L इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाउ मच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हियर 75 into under root of tension is 180 divided by linear mass density is how much, 2 into 10 to the power -3. अब ये अगर 10 to the power -3 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power +3, एंड देन आई कैन राइट 18 into 10 to the power 4, ऐसे मैं ऊपर लिख सकता हूँ. तो देखो यहाँ पर L इज इक्वल टू 1/75 इंटू 2 इज 150, बट अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं. सो 2 into 75 multiplied by under root of, I can write this as 18/2 and here it is 10 to the power +4. तो 10 to the power +4 बाहर आ जाएगा, that would be 10 to the power 2. तो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ मैं इसको. तो L इज इक्वल टू 1/2 इंटू 75 इंटू अंडर रूट ऑफ 18/2 दैट इज 9, डायरेक्ट लिखता हूँ.
9 इंटू 10⁴, 10⁴ बाहर आ जाएगा तो 10⁻², विच इज 100 अपॉन 2 इंटू 75 इंटू 9 बाहर आएगा तो बचेगा 3। ठीक है, तो देखिए 3 1 जा 3, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो एल की वैल्यू आई है 2 मीटर। एल की वैल्यू कितनी मिली है हमें? 2 मीटर। यस, 2 मीटर। Now we have to find mass. So mass is nothing but linear mass density multiplied by length. So linear mass density is 2 into 10 to the power how much? Minus 3. Yes, 2 into 10 to the power minus 3 multiplied by 2. That is 4 into 10 to the power minus 3 kg. This is the mass of string. ठीक, तो 4 into 10 to, अच्छा ग्राम में दिया है क्या? तो ये हो जाएगा 4 ग्राम। 10 to the power minus 3 को हटा देंगे तो दिस वुड बी 4 ग्राम। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर डेंसिटी M इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विथ टेंशन T। तो एक वायर है जिसकी लेंथ है L और जिसकी लीनियर मास डेंसिटी है स्मॉल m, इट इज स्ट्रेच्ड हैविंग टेंशन T। It is observed that wire resonates in the pth harmonic at frequency of 320 Hz। तो इसका एक सर्टन हार्मोनिक है, p नंबर का हार्मोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने देकर रखी है 320 Hz एंड रेजोनेट्स अगेन एट नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 Hz। तो p से एक नेक्स्ट नंबर का जो हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने देकर रखी है 400 Hz। वैल्यू ऑफ पीई, पी मतलब कौन से नंबर का हार्मोनिक से, ये आपको पता करना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस निकालता हूँ कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज में, तो डिफरेंस आ जाएगा 80 हर्ट्ज। तो ये 80 हर्ट्ज है हमारी भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज। अब देखिए 320 को अगर मैं 80 से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 32/8, राइट। और ये कितना हो जाएगा 4। दिस इज 4 बिकॉज 8 इंटू 4 इज 32। सो मतलब p की जो वैल्यू है ये है 4। तो पीथ हार्मोनिक्स इज फोर्थ हार्मोनिक्स, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इट इज मेड टू वाइब्रेट सो दैट टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर्म इन इट इज x। ध्यान से समझो, मेरे पास इस तरीके से एक स्ट्रिंग है और हम जानते हैं कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो बाउंड्रीज होती है वहां पर तो नोड फॉर्म होते हैं और अंदर फिर मल्टीपल नोड्स भी बन सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि कितने नंबर ऑफ लूप फॉर्म हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड्स बन रहे हैं x। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है दे आर x इन नंबर। अच्छा, अगर नोड x है तो एंटी नोड कितने बने होंगे? तो एंटी नोड इज व्हाट? नंबर ऑफ नोड -1, एक कम होता है ना स्ट्रिंग के केस में, तो दैट इज x -1। दिस इज माय एंटी नोड। आगे क्या बोला है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए लेंथ पूछी है बट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछी है। तो सबसे पहले वेवलेंथ पता करने के लिए हमें लूप का पता होना जरूरी होता है। और स्ट्रिंग में लूप कितने होते हैं डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर एंटीनोड कितने हैं। नंबर ऑफ एंटीनोड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लूप। और एक लूप जो होता है, अगर मान लीजिए 2 एंटीनोड होंगे तो 2 एंटीनोड के केस में ये 2 लूप फॉर्म होंगे और हर एक लूप λ/2 डिस्टेंस बताता है। हर एक लूप λ/2 डिस्टेंस बताता है। तो अगर 2 लूप फॉर्म हो जाएंगे तो λ डिस्टेंस होगा, तो L विल बी इक्वल टू λ। अगर 4 लूप फॉर्म होंगे तो L विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ λ। ये सारी चीजें आती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लूप कितने हैं। सो आई कैन सी हियर, आई कैन सी एंटी नोड मेरे पास जितने होंगे उतने नंबर ऑफ लूप होंगे। सो फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ लूप which is equal to a which is given by x minus 1 and length जो होगी that length is equal to number of loops। जितने नंबर ऑफ लूप है उसको आप λ/2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 2 नंबर ऑफ लूप है तो ईच लूप इज λ/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज λ। अगर 4 लूप बने होते तो 4 इंटू λ/2 लिखना पड़ता, दैट वुड बी टोटल लेंथ। सो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ लूप इज x minus 1 into λ/2. This is the length of string. This is the length of string. So answer is option D.
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A string is stretched between two rigid support separated by 75 centimeter. There are no resonant frequency between 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। मतलब एक फ्रीक्वेंसी 420 है और दूसरी 315 है, तो 315 और 420 कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स है। ये अगर फोर्थ नंबर का हार्मोनिक होगा तो ये फिफ्थ होगा, ये फिफ्थ है तो ये सिक्स्थ होगा, इस तरीके से। द लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अब लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? सीधी सी बात है, लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपको इनका डिफरेंस पता कर लेना है, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 420 माइनस 315 इज 105, राइट? सो 105 डायरेक्टली पता चल गया। तो दिस 420 माइनस 315 गिव्स यू 105 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform string is vibrating with fundamental frequency n. If radius and length of string both are doubled, keeping tension constant, then new frequency of vibration is, भैया n is inversely proportional to L into R। ठीक है, लेंथ और रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गई पहली केस, इसको मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को n1 बोल देता हूँ। सेकंड केस क्या हो रही है, यहां पर इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोथ आर डबल, तो लेंथ भी हो गई ट्वाइस ऑफ एल, रेडियस भी हो गई ट्वाइस ऑफ आर, कीपिंग टेंशन कांस्टेंट, देन द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज, तो चलो n2 अपॉन n1 का रेशियो ले लो, क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ एल आर इंटू ऊपर आ जाएगा एल आर, एल आर कैंसल, दैट इज 1/4। सो n2 अपॉन n1 इज 1/4, सो n2 इज नथिंग बट n1/4। तो n1 यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड बाय 40%, लेंथ को 40% कम करना है, एंड टेंशन इज इंक्रीज बाय 44%, टेंशन बढ़ रहा है 44% से, देन द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। सबसे पहले इनिशियल फ्रीक्वेंसी को अगर मैं n1 बोलता हूं, सो n1 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस इज द फर्स्ट। अगर मैं सेकंड टाइम के फ्रीक्वेंसी को n2 बोलता हूं, सो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन, यहाँ पर बॉटम में आ जाएगा लेंथ L2। बोला है कि t2 जो है इट इज टेंशन इज इंक्रीज बाय 44%, मतलब दैट इज 1.44 टाइम्स ऑफ t1 अगर ऊपर t1 है तो, और लेंथ जो है L2 इट इज रिड्यूस्ड बाय 40%, दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ वो L1 हो जाएगा अगर मैं ऊपर L1 लिख रहा हूं तो। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी, दैट इज n2 अपॉन n1 लेना है। तो चलो फटाफट कर लो, n2 अपॉन n1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1। तो चलो फास्ट करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट अंडर रूट में t2 अपॉन t1 इंटू L1 अपॉन L2 रखो। t2 इज अंडर रूट ऑफ 1.44 टाइम्स ऑफ t1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय 0.6 टाइम्स ऑफ L2 को L1 कैंसल, T1 कैंसल, 1.44 बाहर नहीं आ सकता डायरेक्टली, मुझे नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ 144 बनाता हूँ उसको। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1 अपॉन 0.6। अब ये हो जाएगा 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, सो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 1 अपॉन 0.6, that is 1.2 upon 0.6. So this is 0.6 1 जा 0.6 and 0.6 into 2 is 1.2. So ratio हो गया 2:1. So n2 upon n1 is 2:1, which is my option A. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, तो और दो क्वेश्चन बचे हैं एंड वी विल बी डन। If we want to increase the frequency of transverse oscillation of a stretched string by 40%, मतलब अगर initial frequency n1 है तो n2 should be increased by 40%, that means 1.4 times of n1 होना चाहिए। Then the tension must be increased by, तो वो पूछ रहे टेंशन को कितना बढ़ना पड़ेगा। तो अगर n1 के समय टेंशन t1 है तो n2 के समय का जो टेंशन है उसको मैं लिख लेता हूँ t2, दिस इज t2।
और हम जानते हैं n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t1 होगा, तो n2 वुड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t2 होगा। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन t1, n2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन t2। चलो रेशियो ले लेते हैं। सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन t1। अब हम जानते हैं भैया n2 कितना है 1.4 टाइम्स ऑफ n1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन t1। ठीक, n1 कैंसल, यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर लेंगे। सो 114 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये हो जाएगा 1.96 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। तो अगर आप देखोगे तो आई कैन राइट t2 इज 1.96 टाइम्स ऑफ t1। सो बेसिकली t2 इज 96% लार्ज ग्रेटर 96% ग्रेटर देन t1। तो कितना इंक्रीज हुआ है 96% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन which is the last question here. A uniform wire of length L, diameter D and density rho is stretched by a tension T. The correct relation between its fundamental frequency of vibration F, length L and diameter D is. अब हमें पता है fundamental frequency is inversely proportional to length and it is inversely proportional to radius. रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो डायमीटर के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई कैन राइट n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l मल्टीप्लाइड बाय d। इसको भी हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। तो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट भैया, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पाइप इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे।